कोरोना और क्राइम दोनों बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश एक घटना पे आप अपना शोक खत्म नहीं करते, दूसरी कोई बड़ी घटना आपको सुनाई देती। जब पूरा देश और दुनिया कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है, ऐसे वक्त में जब कोरोना के कारण लोगों की जान जा रही है, ऐसे वक्त में भी आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो काम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, उसने लोगों का सिर शर्म से झुका दिया है। यह साबित हो गया कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास देश के लिए, जनता के लिए सोचने और काम करने की फुर्सत नहीं है, चिंता नहीं है। इनकी प्राथमिकता कैसे विधायक बेचना है, कैसे विधायक खरीदना है, इसमें। और इस खेल में हमारी बहन कुमारी मायावती जी भी कूद चुकी है। अभी तक उन्होंने नहीं बोला, उनके 6 विधायक कांग्रेसियों ने तोड़ के अपने साथ मिला लिए, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब जब भारतीय जनता पार्टी वहां संकट में आई तो बहन जी ने सवाल खड़ा कर दिया, व्हिप जारी कर दिया। भाजपा को बचाने के लिए बहन जी मैदान में आ गई। तो जिस तरह से बहन जी की खामोशी है, जिस तरीके से दलितों के प्रति अपराध बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, आज सबसे ज्यादा, ये आंकड़े आए हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। और इस पे एक शब्द मायावती जी नहीं बोलती, बहन कुमारी मायावती जी नहीं बोलती। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, कोरोना और क्राइम दोनों बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश एक घटना पे आप अपना शोक खत्म नहीं करते, दूसरी कोई बड़ी घटना आपको सुनाई देती। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो गई। उससे पहले पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की उन्नाव में हत्या हो चुकी। टेस्टिंग आप कराते नहीं, जांच आप कराते नहीं। गैर कोविड के मरीजों की हालत, मैं सिद्धार्थ नगर गया, बस्ती गया, अंबेडकर नगर गया, प्रतापगढ़ गया, कौशाम्बी गया, गैर कोविड मरीजों की हालत तो और खराब है। किसी को डिलीवरी करानी हो, एडमिशन अस्पताल में नहीं मिल रहा। किसी को पथरी का ऑपरेशन कराना हो, नहीं मिल रहा है एडमिशन अस्पतालों में। कोई छोटे मोटे इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जा रहा है, डॉक्टर डर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जाइए पहले कोविड का टेस्ट करा के आइए। कोविड का टेस्ट हो नहीं रहा क्योंकि जिलों में लैब नहीं। तो गैर कोविड मरीजों के लिए एक और गंभीर समस्या है। तमाम अस्पताल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां कई बार कोरोना के केसेस पाए गए, तो इसकी वजह से अस्पताल भी बंद कर दिए गए हैं। तो कोरोना से लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अभी सभी जिला अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और हम लोगों को निर्देश दिया है, कुछ जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, अच्छी बात है। जिलों में आपने हेल्पलाइन नंबर जारी करके लोगों की मदद करने का संकल्प लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांवों में, शहरों में, अलग अलग इलाकों में जहां भी कोरोना के मरीजों की सूचना होगी और जहां संभावित मरीज होंगे जिनको ऐसी तकलीफ महसूस हो रही होगी सांस लेने में या बुखार की समस्या होगी, उनसे एक अपना नंबर जारी करके एक पर्चा घर घर में बांट के अपील करेंगे कि अगर कोई भी तकलीफ आपको होती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके घर में ये ऑक्सीमीटर लेके आएंगे। ये ऑक्सीमीटर जिसने दिल्ली में बहुत बड़ा कमाल किया और काम किया, ये होम आइसोलेशन में ये ऑक्सीमीटर, ये होम आइसोलेशन में केजरीवाल जी ने घर घर में लोगों को दिया ये ऑक्सीमीटर, जिससे घर में रह के कोरोना के संक्रमित मरीजों ने अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक किया। अगर कोई गंभीर अवस्था में दिखा, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता हुआ दिखा,
तो उसने एम्बुलेंस बुलाई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उसकी जान बचाई गई। अगर ज्यादा स्थिति खराब हुई तो प्लाज्मा बैंक के जरिए उसकी जान बचाई गई, और भी अगर ज्यादा स्थिति खराब हुई तो वेंटिलेटर के जरिए उसके जीवन को बचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। और यही कारण है कि आज दिल्ली में 90% रिकवरी रेट है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मरीजों के ठीक होने की संख्या अगर कहीं है, 1,18,000 मरीज दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। 1,18,000 मरीज। तो टीम 11 जो क्रिकेट मैच खेलने के लिए योगी जी ने बनाई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कोरोना से लड़ने के लिए टीम 11 बनाइए। ये ऑक्सीमीटर हमारे सभी विधानसभा के कार्यालयों पर रहेगा। ये ऑक्सीमीटर हमारे गांव-गांव में जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम कहेंगे कि 2,000 रुपए का, 1,500 रुपए का ये ऑक्सीमीटर आता है, आपस में चंदा करके ये ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए। जो कोई भी आपको फोन करके बताए, पहले आप घरों में पर्चा बांटिए, जो कोई भी आपको फोन करके बताए कि उसको कोरोना की शंका हो रही है, आशंका हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या बुखार की शिकायत है, उसके घर पे जाइए, इसको सैनिटाइज करिए, उसके घर के सामने रखिए, उससे बोलिए। अगर नहीं समझ में आता तो पहले चेक करके दिखा दीजिए। ये ऑक्सीजन लेवल इसी तरीके से चेक होता है, इसमें इसको लगा के और ये बटन दबा देनी होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल इससे चेक हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा। तो ये ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए दिखा के और उसकी टेस्टिंग कराने का काम इसमें मदद करेंगे कार्यकर्ता। दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश में जिलों में जहां अस्पताल है वहां पर अपना बोर्ड लगा के नंबर जो हमारा हेल्पलाइन का है वो जारी करेंगे। उसके जरिए जो लोग संपर्क करते हैं वो उनकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ अभी जो क्राइम की स्थिति है, जहां कहीं भी कोई बड़ा अपराध, कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, हमारे कार्यकर्ता उनके यहां जाएंगे और पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे कि उन लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो। जैसे संजीत यादव के मामले में हुआ, 30 लाख रुपए बिचौलिया बन के पुलिस वाले दिला रहे हैं और बाद में उसकी हत्या भी हो जा रही है। ब्रजेश पाल के मामले में 3-3 बार अपराधी फोन करके पैसे मांग रहे हैं, पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पाती, पकड़ नहीं पाती और बाद में उनकी हत्या हो जा रही है। तो ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हर जगह हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और जो भी पीड़ित परिवारों की मदद हो सकेगी वो करेंगे। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज जो कुछ भी राजस्थान में घटित हो रहा है उसको देखकर पूरा देश शर्मसार है। ऐसे वक्त में जब हमारे जवान चीन की सीमा पर शहीद हो रहे हैं, ऐसे वक्त में जब पूरा देश और दुनिया कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है, ऐसे वक्त में जब कोरोना के कारण लोगों की जान जा रही है, ऐसे वक्त में भी आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो काम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं उसने लोगों का सिर शर्म से झुका दिया है। आज ये साबित हो गया कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास देश के लिए, जनता के लिए सोचने और काम करने की फुर्सत नहीं है, चिंता नहीं है। इनकी प्राथमिकता कैसे विधायक बेचना है, कैसे विधायक खरीदना है, इसमें है। और इस खेल में हमारी बहन कुमारी मायावती जी भी कूद चुकी है। अभी तक उन्होंने नहीं बोला, उनके 6 विधायक कांग्रेसियों ने तोड़ के अपने साथ मिला लिए, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब जब भारतीय जनता पार्टी वहां संकट में आई तो बहन जी ने सवाल खड़ा कर दिया, व्हिप जारी कर दिया। भाजपा को बचाने के लिए बहन जी मैदान में आ गई। तो जिस तरह से बहन जी की खामोशी है, जिस तरीके से दलितों के प्रति अपराध बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, आज सबसे ज्यादा, ये आंकड़े आए हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा। और इस पे एक शब्द मायावती जी नहीं बोलती, बहन कुमारी मायावती जी नहीं बोलती। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहन जी
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। ये अपराधों के आंकड़े हैं और इस पे बहन जी की खामोशी है। तो मुझे यही बातें कहनी थी आपके साथ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नदीम अशरफ जैसी जी का, हमारे बड़े भाई का, जिन्होंने मेरी क्षमताओं को सिर्फ 2 मिनट की वार्ता में पहचाना था। मौसी हवाई अड्डे में हमारी आपकी बात हुई थी और उस समय मैं जेएनयू में था और इन्होंने मुझे बुला करके प्रदेश उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस का बनाया। मैं दिल्ली में था, चाहता मैं दिल्ली की राजनीति करता, जेएनयू का मेरा प्लेटफॉर्म था, अशोक तंवर हमारे मित्र थे, लेकिन मुझे यह कहा गया कि दिल्ली की राजनीति छोड़ो, तुम्हारे जैसे ऊर्जावान युवकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है। और उस ऊर्जा को हमारे भाई नदीम अशरफ जैसी जी ने पहचाना। मैं आपका धन्यवाद दूं। मैं वहां से चला आया और अपनी विधानसभा में मैंने काम करना शुरू किया। कांग्रेस का कोई वजूद न होते हुए भी मैं लोगों के घरों में गया, लोगों से आग्रह किया, धूप में अकेले खड़े होकर मैंने भाषण दिया। लेकिन मेरी इस मुहिम को मेरे स्वयं के कांग्रेस जनों ने ही रोका, मेरी खुद की विधानसभा में। लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की और मैं निरंतर अपना काम जनता के बीच में करता रहा। और एक समय यह आया कि सन 2005 से लेकर 2012 जब मैं विधानसभा का दावेदार बना, पर्यवेक्षक आए, गोविंद सिंह जी आए, सब लोग आए, उन्होंने मेरी मजबूती देखी, महिलाओं ने हाथ जोड़ा, कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़ा, हजारों लोगों के साथ मैं राहुल गांधी जी की रैली में आम जनता को लेकर पहुंचा। लेकिन कांग्रेस में मेरी आवाज को हमेशा दबाया गया और मैं इस बात के लिए कटिबद्ध था, प्रतिबद्ध था कि मैं अपनी आवाज को दबने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम और विश्वास था। मैंने लाठियां खाई, मैंने जमीन में काम किया और उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता गया। 2010 में मैंने स्वयं, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद जनता के बीच में जाकर के फिर काम करने लगा। कभी मैंने पद की लालसा न रखी, न कभी पद की सोची। सिर्फ एक जुनून था कि मुझे कांग्रेस को एक पहचान देनी है और जिसमें मैं सक्षम भी हुआ। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, मुझे फिर बुलाया गया, मुझे फिर कहा गया कि आप चुनाव की तैयारी करिए। मैंने कहा सर, कांग्रेस पार्टी में जो होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। निर्मल खत्री जी के आवास पे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट पिछली बार नहीं दिया था, लेकिन अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे विश्वास हुआ, मैंने फिर जनता के बीच में जाकर काम शुरू किया। लेकिन नतीजा 2017 में खाट सभा में भीड़ मेरी रहती थी, नाम उन पदाधिकारियों का होता था जो गणेश परिक्रमा करके पद ले आते थे, जो पैसा दे देते थे, जो दान दे देते, दक्षिणा दे देते। मैं आज हकीकत रखना चाहता हूं, मीडिया यहां पर है, मुझे कोई संकोच नहीं है और इस बात को कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा कि हमारे पर्यवेक्षक आए, उन्होंने हमसे ये कहा कि हमारी गाड़ी का बीमा खत्म हो गया है। मैंने उसमें योगदान दिया अपना समझकर, लेकिन मेरे साथ पार्टी में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ धोखा। जनता ने मुझे पसंद किया, लेकिन पार्टी के अंदर मुझे इग्नोर किया। कोई बात नहीं। 2019 में प्रियंका गांधी जी के पास पहुंचा, वहां पर इंटरव्यू हुआ, मैंने अपनी बात रखी, कहा कि मैडम एटलीस्ट माई वर्क शुड बी इन डॉक्यूमेंटेशन। मैं कब तक ऐसे काम करता रहूंगा कि काम मैं करूं, पद किसी और को मिले। फिर भी मेरी आवाज को नहीं सुना गया। 18 वर्षों में मैंने अपनी पूरी निष्ठा को सबके सामने रखते हुए यहां तक कहा कि आप मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, कोई बात नहीं, उपाध्यक्ष बना दे, ब्लॉक अध्यक्ष बना दे, ना बना पाए बूथ में किसी भी स्तर में मुझे सचिव बना दे,
लेकिन बनाए जरूर